आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ लीगल एक्टिविस्ट एंड अटॉर्नीज पाकिस्तान। आज हमारा सेकंड लेक्चर है सिविल प्रोसीजर कोड का और मैं आपके साथ मुखातिब हूँ एडवोकेट मुनव्वर अली। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। के पहले हमने कोर्स में क्या कवर किया था, प्रीएम्बल टू सेक्शन 12 हम कवर कर चुके हैं और बाकी सेक्शन भी कुछ हमने कवर किए थे, लेकिन सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 151 तक हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे। So let's start from section 15. Section 15 of CPC deals with place of suing. कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, कौन सी कोर्ट में हम सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, ऐसी कोर्ट जो कम से कम दर्जे की हो और वो कॉम्पिटेंट हो सूट को ट्राई करने की, तो हम वहाँ पे अपना केस फाइल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाए सेक्शन 16। तो कहता है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, वहाँ पे हम सूट फाइल करेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता है। ये बेसिकली वहाँ पे होता है जब आपकी प्रॉपर्टी कौन सी हो, इमूवेबल टाइप की हो, जो अटैच विथ अर्थ हो, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, अनडिटेचेबल हो, तो वहाँ पे सेक्शन 16 अप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस पे एक चीज़ अप्लाई होती है जो कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की है, जैसे कि लोएस्ट कॉम्पिटेंट ग्रेड जो कोर्ट है वो उसको देखा जाएगा। और उसके बाद कौन से सूट यहाँ पे फाइल कर सकते हैं हम, जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है, तो वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो रेंट के साथ हो या रेंट के बगैर हो, प्रॉफिट के साथ हो या प्रॉफिट के बगैर हो, पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, फोरक्लोजर हो, सेल हो, रिडेम्पशन हो इन केस ऑफ मॉर्टगेज, या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज हो, तो जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है वहाँ पे हम सूट फाइल करेंगे। उसके बाद आ जाएं इसी का सेक्शन 16 के साथ है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी वहाँ पे होगा जहाँ पे आपका सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। या कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो भी वहाँ पे होगा। फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी तो कहाँ पे होगी, जहाँ पे वो चीज़ आपकी पड़ी हुई है, या ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे वो अटैच की थी किसी कोर्ट के थ्रू या किसी बैंक में, ईटीसी में, तो ऑब्वियसली वो बैंक की जुरिस्डिक्शन बनती है, तो उन लोकल लिमिट्स की जुरिस्डिक्शन जो है वहाँ पे फाइल किया जाएगा। यहाँ पे वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी याद रखना है। और कहता है एट द प्लेस वेयर द काज ऑफ एक्शन हैज़ होली और पार्टली अराइजन, जहाँ पे काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, सच एज पार्टली हुआ हो या कम्प्लीटली हुआ हो, तो वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सेप्शन इसको फर्दर एलाबोरेट करता है। कहता है अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग कंपनसेशन लॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे होगा जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या सिचुएट करती है या जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आती है। और इन केस वेयर सूट्स रिफर्ड इन क्लास सी एट द प्लेस वेयर द काज ऑफ एक्शन हैज होली और पार्टली अराइज, अब आपका काज ऑफ एक्शन या कोई अमल हुआ है या एक्शन हुआ है जिस जगह पे, फिर चाहे वो आधा अमल हुआ है या कम्प्लीटली हुआ है, तो वहाँ पे हम सूट फाइल करेंगे। अब दूसरी चीज़ कहाँ पे मतलब करेंगे, जहाँ पे आपका डिपेंडेंट जो है वॉलंटियरली रिजाइड करता है या बिजनेस कैरी करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है, तो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है इसमें कि प्रॉपर्टी कौन सी, वो प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएट करती है वो इस सेक्शन में कवर होगी। उसके बाद सेक्शन 17 पे है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब डिफरेंट कोर्ट्स में है तो फिर कैसे होगा, फिर आपकी किसी भी कोर्ट में जहाँ पे उस प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट सिचुएट करता है, तो उसमें आप क्या करते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं। अब उस पर जो कोर्ट ऑर्डर देगी वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे सारी प्रॉपर्टी उसकी जुरिस्डिक्शन में फाइल करती है। अब सेक्शन 17 के बाद आ जाए सेक्शन 18 पे प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, आपके पास एम्बिग्यूटी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि ये कोर्ट किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में फाइल करता है, तो फिर ये है कि आपको दो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है या दो से ज़्यादा की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो फिर आप क्या करेंगे, एनी ऑफ दोज कोर्ट में सेटिस्फाइड, वो रीज़न रिकॉर्ड करेगी, रिकॉर्ड स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट एंड देयर अपॉन प्रोसीड टू एंटरटेन एंड डिस्पोज ऑफ एनी सूट रिलेटिंग टू दैट प्रॉपर्टी, वो रीज़न रिकॉर्ड करके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके फिर क्या करेगी आपकी वो
केस को फर्दर प्रोसीड करेगी और उसकी सुनवाई ख़त्म करेगी। और वो जैसे ही ऑर्डर जो भी मतलब देगी तो वो ऐसे ही एप्लीकेबल होगा जैसे कि प्रॉपर्टी ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या ऑन द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ सूट वो उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में एग्जिस्ट करता था, वहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं थी। अब इसकी फर्दर प्रोविजन प्रोवाइडेड है कि द सूट इज़ वन विथ रेस्पेक्ट टू विच द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट एज रिगार्ड टू नेचर एंड द वैल्यू ऑफ सूट टू एक्सरसाइज। अब उसकी वैल्यू लाजमी देखनी है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को देख के ही डिसीजन होगा। वेयर द स्टेटमेंट हैज़ नॉट बिन रिकॉर्डेड, अब मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, रीज़न रिकॉर्ड करना है, उसके बाद उसको इसको सुनना है। अगर उसने कोई रीज़न क्या कहते हैं रिकॉर्ड नहीं किया, ऑब्जेक्शन इज टेकन बिफोर एन अपीलेट और डिवीजनल कोर्ट, तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्शन टेक किया गया है, उसने कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की, ऑब्जेक्शन लिया गया अपीलेट या डिवीजनल कोर्ट की स्टेज पे। द अपीलेट और डिवीजनल कोर्ट शैल नॉट अलाउ द ऑब्जेक्शन अनलेस इन इट्स ओपिनियन, मतलब जिस वक्त आपका केस उसके सामने आया, उस कोर्ट के सामने, तब तक आपकी अपीलेट या डिवीजनल कोर्ट उसको टेक इनटू अकाउंट नहीं करेगी जब तक आप कोर्ट को सेटिस्फाई ये ना कर दें कि जिस वक्त वो सूट ब्रॉट किया गया था आपकी कोर्ट में तो उस वक्त एम्बिग्यूटी थी। अगर थी तो फिर ये आपका वैलिड पॉइंट हो जाएगा, अदरवाइज ये इरेलेवेंट हो जाता है। अब अगर कहता है कि अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आप प्रूव कर देते हैं कि नहीं थी, वो अनसर्टेन थी, फिर भी कोर्ट ने लिया है, तो फिर आप कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस के ग्राउंड पे उसको टेक इनटू अकाउंट कर सकते हैं और कोर्ट भी कंसीडर करेगी। अब आ जाए सेक्शन 19 पे, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू अ पर्सन ऑल मूवेबल्स। अब मूवेबल प्रॉपर्टी का केस कहाँ पे दाखिल होगा? सिंपली इसका है कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी, तो जहाँ पे रॉन्ग हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, या जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में हुआ है वहाँ पे आप केस फाइल करेंगे, या वहाँ पे जहाँ डिफेंडेंट रिजाइड करता है या बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है। अब कहता है आर ए रिजाइडिंग इन कराची बिट्स बी इन कोयटा, बी में सू आइदर ए इन कोयटा और इन कराची। क्यों? एक जगह पे रहता है, दूसरी जगह पे काज ऑफ एक्शन हुआ है, तो दोनों जगह पे सूट फाइल हो सकता है। अब सेकंड एग्जांपल इसकी दी हुई है, ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिशेस इन कोयटा स्टेटमेंट डिफेमेटरी ऑफ बी, बी में सू ए आइदर इन कोयटा और कराची। जहाँ पे काज ऑफ एक्शन हुआ है, यहाँ डिफेंडेंट रिजाइड करते हैं या बिजनेस करता है, वहाँ पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 20 पे आए, अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड और काज ऑफ एक्शन अराइज। अब काज ऑफ एक्शन होली हो या पार्टली हो, तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सूट जब एक बंदा वॉलंटियरली एक जगह पे रहता है या दूसरी जगह पे वो क्या कहता है बिजनेस कैरी करता है या पर्सनली वर्क फॉर गेन कहता है, तो दोनों जगह पे आपका सूट फाइल हो सकता है। अगर एक डिफेंडेंट है वो मोर देन वन प्लेसेस पे रहता है एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सूट, तो ये डीम किया जाएगा कि वो दोनों जगह पे रहता है और दोनों जगह पे केस फाइल हो सकता है। वेयर देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट्स, तो फिर क्या होगा? अब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट आगे वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, तो क्या होगा? लीव ऑफ कोर्ट की परमिशन लेनी है, तो वहाँ पे आप केस फाइल कर सकते हैं। अब कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे काज ऑफ एक्शन राइज हुआ तो वहाँ पे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप अगर कहाँ पे आपका जो डिफेंडेंट है वो रहता है, तो वो फिर कैसे होगा कि मल्टीपल डिफेंडेंट्स आ गए, मतलब कि 3 बंदे हैं वो डिफरेंट जगह पे रहते हैं, तो फिर आपने कोर्ट से परमिशन लेनी हो और वहाँ पे केस फाइल कर देना है। यहाँ के ऐसी चीज़ जिस पे कोई आपके डिफेंडेंट्स कंसेंट दे दें कि यहाँ पे केस फाइल कर दें, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब ये इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि वो वॉलंटियरली डिफरेंट जगह पे रिजाइड करते हैं और सबका डिफरेंट जगह पे बिजनेस है, तो उनमें से किसी एक बंदे की रेजिडेंस के ऊपर या वर्क फॉर गेन या जहाँ पे मतलब वो पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है या बिजनेस कैरी आउट करता है, तो किसी एक बंदे की जगह पे आप केस फाइल कर देंगे तो वो आपका वैलिड होगा। उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है कि वो आपका सूट टेक इनटू अकाउंट करे। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन 1 दी हुई है, वेयर अ पर्सन हैज़ अ परमानेंट ड्वेलिंग एट वन प्लेस एंड आल्सो अ टेम्पररी रेजिडेंस, तो अब ये डीम किया जाएगा कि वो दोनों जगह पे रहता है इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी काज ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन हो। अब कहता है कंपनी का बेसिकली जहाँ पे उसकी मेन आपकी ऑफिस और प्रिंसिपल वो टेक इनटू अकाउंट की जाती है। नंबर 2 पे अगर वो नहीं तो फिर सबऑर्डिनेट्स जो उसकी ऑफिस वगैरह है
उसको भी टेक इनटू अकाउंट किया जाता है, वहाँ पे भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री। अब आपकी डिक्री एग्जीक्यूट कराने के टाइम कौन से क्वेश्चन जो भी अराइज होते हैं वो आपकी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो टेक इनटू अकाउंट कर सकती है, उसको डील कर सकती है, उसको डिसाइड कर सकती है। अब कौन से क्वेश्चन? ऑल क्वेश्चन। कहाँ पे? अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज या देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब वो कौन से हो सकते हैं? एग्जीक्यूशन के हो सकते हैं, डिस्चार्ज के हो सकते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ डिक्री के हो सकते हैं। शैल बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। ये सेपरेट सूट में नहीं होंगे, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वही इनको डिसाइड करेगी। अब इसमें फर्दर प्रोवाइड किया गया है द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन treat a proceeding under this section or the suit as a proceeding and may if necessary order payment of any additional court fee। अब क्या है, कोई भी ऑब्जेक्शन है लिमिटेशन का या जुरिस्डिक्शन का, तो उसके लिए आपकी कोर्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए फर्दर एडिशनल फी का ऑर्डर कर सकती है। वेयर द क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एनी पर्सन इज और नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है, तो वो भी यही कोर्ट डिटरमाइन करेगी। अब कहता है कि ऐसी पार्टी जिसके खिलाफ सूट डिसमिस हो चुका हो या ऐसा डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट सूट डिसमिस हो चुका हो, तो वो भी पार्टी टू सूट कंसीडर किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 47 ऑफ द CPC। अब फर्दर इस पे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन 75 क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन 75 कि कमीशन का क्या काम होता है और कोर्ट कब कमीशन इश्यू करती है। अब कमीशन होती है टू एग्जामिन एनी पर्सन टू मेक एनी लोकल इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ पे पूछ लेते हैं आपके HEC वाले, टू मेक अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन सिविल कोर्ट नहीं कर सकती। सिविल कोर्ट का काम है लोकल इन्वेस्टिगेशन करना। और टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स का है या टू मेक अ पार्टीशन। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आ जाए सेक्शन 96 पे, एन अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिग्री। अब ओरिजिनल डिग्री जो होती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई भी कोर्ट पास करती है तो उसके अगेंस्ट अपील लॉयर करती है। अपील कहाँ पे होती है आपकी? वो आपकी हायर कोर्ट में होती है, वेदर इट इज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट, वो जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को देख के आप फाइल करते हो। कहता है ना अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री एक्स पार्टी। अब एक्स पार्टी डिग्री के खिलाफ भी अपील फायर हो सकती है। कहता है ऐसी डिग्री जो कि कंसेंट से प्रोवाइड की गई हो या कंसेंट की वजह से आई हो तो उसके खिलाफ अपील नहीं आती। ये MCQs आ चुका है पास्ट में। अब इसमें फर्दर आ जाए सेक्शन 104, ये आर्डर फ्रॉम विच अपील लाइज। कौन से आर्डर हैं उनके अगेंस्ट अपील लॉयर कहती है। डिग्री का हो गया सेक्शन 96, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर हो गया सेक्शन 104। अब इसमें ऑर्डर सारे इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। ऑर्डर अंडर सेक्शन 35 है, ऑर्डर अंडर 47 और रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट। आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की जो एक्सेप्शन है उसकी लीव के लिए किसी पार्टी ने अप्लाई किया हुआ है तो उसको अगर कोर्ट रिफ्यूज कर देती है तो वो उसके खिलाफ भी उस ऑर्डर के खिलाफ भी अपील सेक्शन 104 में होगी। या एन ऑर्डर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोर्ट इम्पोजिंग अ फाइन डायरेक्टिंग द अरेस्ट और डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, तो उसकी भी किसके अंडर? सेक्शन 104 के अंडर अपील होगी। बट इसकी एक्सेप्शन है वेयर सच ऑर्डर डिटेंशन इज इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के दौरान कोई सिविल इम्प्रिजनमेंट है, डिटेंशन है, फाइन है, तो उसके खिलाफ सेक्शन 104 आपका साइलेंट है, उसके खिलाफ 104 के अंदर आपकी अपील नहीं होगी। फर्दर ये प्रोवाइड करता है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस सेक्शन। अब इसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी सेक्शन मतलब आपका कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसकी अपील सेक्शन 104 के अगेंस्ट अंडर नहीं होगी। उसके बाद आ जाए सेक्शन 115, ये बेसिकली रिवीजन से डील करता है। हाई कोर्ट की पावर है, हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट से उसका सबऑर्डिनेट जो है उसकी कोर्ट उससे अपना रिकॉर्ड तलब करके उसके ऑर्डर को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है या ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो कि सेटिस्फैक्टरी टू द लॉ हो या जो हाई कोर्ट को बेहतर लगे। अब किन केसेस में करेगा? एक्सरसाइज द जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ। एक कोर्ट है उसको जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी कि वो
उस चीज़ को या क्वेश्चन ऑफ लॉ को एंटरटेन करे, या अपनी जुरिस्डिक्शन जो उसको वेस्टेड है दी गई है वो उसने एक्सरसाइज नहीं की, द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगल है, अगर उसने इलीगल जुरिस्डिक्शन की है विथ मटीरियल इरेगुलरिटी तो फिर हाई कोर्ट लाजमी इंटरफेयर करेगी। अब इसमें क्या है, प्रोवाइड किया गया वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन, तो वो ड्यूटी बाउंड है अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी फर्निश करेगा कॉपीज ऑफ प्लेडिंग्स, डॉक्यूमेंट, ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट जो उसने दिया है, एक्सेप्ट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड, हाई कोर्ट शैल एक्सेप्ट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड dispose of such application without calling for the record of subordinate court। वो क्या करेगी, अपना जो ऑर्डर है उसका लोअर कोर्ट का उसको डिस्पोज ऑफ करेगी, लेकिन उसके लिए वो क्या करेगी, रीज़न रिकॉर्ड करेगी और अपने जो लोअर कोर्ट है उसके ऑर्डर को सेटिस्फाई करने के लिए या जो उसकी जुरिस्डिक्शन है उसको पूरा करने के लिए जो उसको बेहतर ऑर्डर लगेगा वो पास करेगी। प्रोवाइडेड फर्दर डेट सच एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 90 days आफ्टर डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये आप रिवीजन 90 डेज के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हो लोअर कोर्ट की। which shall provide a copy of such decision within 3 days thereof and High Court shall dispose of such application within 6 months। और ये हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है कि वो 6 मंथ के अंदर आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करे। अब कहता है कि क्या आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर उसकी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन बनती है, सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू ऐसा है कि वो उसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन एक्सीड नहीं करता, या आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सेटिस्फाई होती है कि वो जो कंडीशन सेक्शन सबसेक्शन 1 में दी हुई हैं वो पूरी नहीं होती, तो उन केसेस में आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर सकती है, टेक इनटू अकाउंट करेगी आपके मैटर को और उस पर कोई ऑर्डर पास कर सकती है। अगर कोई एक बंदा आपकी जुरिस्डिक्शन बनती थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की किसके लिए, रिवीजन के लिए, लेकिन उसने एप्लीकेशन दे दी हाई कोर्ट को, तो फिर क्या होगा, तो फिर वो हाई कोर्ट में ही कंसिडर होगी, दोबारा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकता। अब फर्दर आते हैं सेक्शन 151 सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कहता है नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट, कोई भी चीज़ इस कोड के अंदर लिमिट नहीं करेगी और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, जो इनहेरेंट पावर है कोर्ट का, टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, जो कि जस्टिस को मीट करने के लिए कोर्ट के लिए लाजमी देने बनते हैं और वो नेसेसरी है कि कोर्ट वैसा ऑर्डर दे। और टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट, जहाँ आपका प्रोसेस ऑफ कोर्ट जो है उसको अब्यूज़ से बचाने के लिए कोई भी ऑर्डर सेक्शन 151 के अंदर आपकी हाई कोर्ट दे सकती है और ये हाई कोर्ट का ही पावर है। सेक्शन 151 बेसिकली डील करता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। यहाँ पे कोई भी कोर्ट मेंशन नहीं की गई, मतलब कि आपकी जो सिविल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जो कि आपका टू नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस हो या प्रिवेंट फ्रॉम द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो। तो इस कंडीशन में आपकी सेक्शन 151 के अंदर जो इनहेरेंट पावर है कोर्ट की वो एक्सरसाइज कर सकती है। अब कौन सी कोर्ट कर सकती है, सिविल कोर्ट, क्योंकि ये सीपीसी का लेक्चर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रहें, हम आपको गाइड करेंगे लॉ गाइड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।